व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, सब बढ़िया? चलिए ग्रेट। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स कंप्लीट कर ली थी। यस, अब आज के लेक्चर में हम लोग हमारे अल्कली मेटल्स का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स शुरू करेंगे। तो गाइस हेडिंग डालेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ compounds, general characteristics of compounds of alkali metals, यानी आपके अल्कली मेटल्स जो हैं, ग्रुप 1 मेटल्स जो हैं, उन ग्रुप 1 मेटल्स के कंपाउंड्स जो होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स के बारे में। हम डिस्कशन करेंगे ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स के बारे में। मतलब जब आपके ग्रुप 1 मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाएंगे तो उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग ऑक्साइड्स के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जब आपका लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो यह लिथियम मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। लिथियम कैन ओनली फॉर्म मोनोऑक्साइड, ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि कुछ बहुत छोटी मात्रा में, यानी ट्रेसेस में, यानी बहुत कम मात्रा में लिथियम परऑक्साइड बनाता हुआ भी पकड़ा गया। लिथियम परऑक्साइड बनाता हुआ भी पकड़ा गया है, रंगे हाथों पकड़ा गया है कई बार। समझ में आ रही है बात? चलो ग्रेट। उसके बाद अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों से बात करूं सोडियम की, तो सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये सोडियम परऑक्साइड बनाता है। तो इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस सोडियम फॉर्म्स पेरोक्साइड्स। लेकिन क्या समझ में आ रहा है? हाँ, सोडियम भी रंगे हाथों पकड़ा गया है। क्या करते हुए? सोडियम सुपर ऑक्साइड्स बनाते हुए। तो यहां पर देयर आर सम चांसेस कि सोडियम बहुत कम मात्रा में सुपर ऑक्साइड्स भी बना ले। और जब हम लोग बात करते हैं हमारे बाकी मेटल्स की, मेटल्स यानी कि कौन कौन, सोडियम के बाद आता है पोटेशियम, रुबिडियम और सेजियम। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये MO2 टाइप का कंपाउंड बनाएगा, दैट आर कॉल्ड एज सुपर ऑक्साइड्स। समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों बात? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? चलिए ग्रेट। अब हम लोग यहां पर ये देख लेते हैं कि जो तुम्हारा लिथियम पेरोक्साइड होता है, तो लिथियम पॉजिटिव बीइंग अ वेरी स्मॉल कैटायन, can only form monooxides because of small size of O डाई नेगेटिव आयन। O डाई नेगेटिव आयन का साइज भी छोटा होता है और लिथियम का साइज भी छोटा होता है। तो दो छोटे छोटे कैटायन एनायन एक दूसरे के साथ एक अच्छा और एक मजबूत लेटाइस बनाते हैं। आप खुद सोचो, जैसे आप एक दीवार बना रहे हो, आपने एक दीवार बनाने के लिए छोटी ईंट ली और उसके पास भी आपने एक छोटी ईंट लगा दी, फिर एक छोटी ईंट लगा दी, फिर एक छोटी ईंट लगा दी, फिर इसके नीचे एक छोटी ईंट लगा दी, इसके नीचे छोटी ईंट, छोटी ईंट, छोटी ईंट, फिर छोटी ईंट, फिर छोटी ईंट, फिर छोटी ईंट और छोटी ईंट। तो यहां पर ये दीवार बहुत अच्छी बनेगी। तो लिथियम पॉजिटिव, ऑक्सीजन डाई नेगेटिव, फिर लिथियम पॉजिटिव, ऑक्सीजन डाई नेगेटिव, फिर लिथियम पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव। तो 1 2 3 4 लिथियम के बीच में 2 ऑक्सीजन नेगेटिव आ गए। वो देखो बिल्कुल वैसा। यहां पर आप देखो टोटल 4 लिथियम है और 2 ऑक्सीजन है, तो ये तुम्हारा Li2O4 बन गया। फिर यहां पर आ जाएगा तुम्हारा लिथियम पॉजिटिव, O डाई नेगेटिव, फिर O डाई नेगेटिव, लिथियम पॉजिटिव। बढ़िया शानदार स्ट्रक्चर बन रहा है। मतलब एक बहुत अच्छा और एक बहुत स्टेबल लेटाइस का फॉर्मेशन होगा। कब?
जब आपका कैटायन और आपका एनायन हैव ऑलमोस्ट सेम साइज, मतलब एग्जैक्ट सेम साइज तो नहीं हो सकता, ऊपर नीचे चलेगा, लिथियम छोटा होता है, ऑक्सीजन थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन इतना चल जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि आपका लिथियम सुपर ऑक्साइड क्यों नहीं बनाता, तो बेटा सुपर ऑक्साइड पता है कैसा होता है? देखो, सुपर ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन जिसके आसपास 1 2 3 और 4 लोन पेयर, एक ऑक्सीजन का बॉन्ड दूसरे ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से, इसके बाद भी 1 2 3 4, तो देखो इसके बाद में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है, दिस इज एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर पेरोक्साइड में ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है, ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है, इट इज बेसिकली कॉल्ड एज 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब ये बहुत बड़ा एक्सेप्शनल केस है कि हमने तो अभी तक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनाया है, 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड कैसे बन रहा है? लेकिन आप देखो बन रहा है। तो ये पेरोक्साइड कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। तो अब आप देखो ये अपने आप में कितना बड़ा एनायन है, मतलब ये बहुत बड़ा एनायन है विथ अ नेगेटिव चार्ज। अब इतने बड़े एनायन के पास में अगर आप एक छोटा सा कैटायन बिठा दोगे, तो ये कैटायन जो है ये इस एनायन को होल्ड ही नहीं कर पाएगा, ये इसे किसी भी तरीके से होल्ड नहीं कर पाएगा। अच्छा आप देखो इस पूरे पेरोक्साइड पर सिर्फ माइनस चार्ज है। हम लोग यहां पर जानते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है इट इज हैविंग -2 चार्ज, लेकिन यहां पर इस पूरे एनायन पर मात्र -1 चार्ज है। यानी आपको एक लिथियम लगेगा एक O2 डाई नेगेटिव पेरोक्साइड को होल्ड करने के लिए। तो ये इतना छोटा एनायन क्या इतने बड़े इतना छोटा कैटायन क्या इतने बड़े एनायन को होल्ड कर पाएगा? नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो यहां पर ये स्टेबिलिटी क्या ऑक्यूपाई कर पाएगा? इसकी स्टेबिलिटी लीस्ट होगी। इसीलिए छोटे कैटायन बड़े एनायन के साथ कंपाउंड्स नहीं बनाते, इसलिए आपको लिथियम कभी भी सुपर ऑक्साइड्स बनाता हुआ नजर नहीं आएगा। इनफैक्ट पेरोक्साइड भी बहुत रेयर केस में बनाएगा। वहीं पर सोडियम पेरोक्साइड क्यों बनाता है? क्योंकि जो पेरोक्साइड में जो ऑक्सीजन होता है वो कुछ इस प्रकार दिखता है। 2 ऑक्सीजन ऐसे कनेक्टेड होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये ऑक्सीजन का बॉन्ड एक इस तरफ और ये ऑक्सीजन का एक बॉन्ड इस तरफ। यहां पर सिर्फ एक पेरोक्साइड लिंकेज होता है, ओनली 1 पेरोक्साइड लिंकेज। और यहां पर इस ऑक्सीजन पर -1 चार्ज, इस ऑक्सीजन पर -1 चार्ज। तो ये भी थोड़ा बड़ा कैटायन होता है, नॉट दैट मच बिगर बट थोड़ा बड़ा होता है, जो इसको सोडियम नाम का कैटायन आराम से आकर होल्ड कर सकता है। तो सोडियम और पेरोक्साइड का साइज ऑलमोस्ट इक्वल होने की वजह से ये स्टेबल होते हैं, और सुपर ऑक्साइड में पोटेशियम, रुबिडियम और सेजियम बड़े कैटायन होने की वजह से, बिगर कैटायंस होने की वजह से ये इस लार्ज एनायन को होल्ड कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो आप बस यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, दैट कैटायंस एंड एनायंस ऑफ ऑलमोस्ट, मैं एग्जैक्ट नहीं लिखूंगा, ऑफ ऑलमोस्ट सेम साइज, कैटायन एंड एनायन ऑफ ऑलमोस्ट सेम साइज will easily stabilize each other by forming a stable lattice। एक बहुत अच्छा और एक स्टेबल लेटाइस बनाएंगे। लेटाइस मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर मैंने सिखाया था ना लेटाइस, ये इस प्रकार का एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ये देखो, ये तो इस प्रकार का एक प्रॉपर लेटाइस आपका बन जाएगा। यहां पर कैटायन बिठा दो, तो ये एक स्टेबल लेटाइस। ये लेटाइस जितना स्टेबल, जितना क्लोज और जितना मजबूत होगा, उतना बढ़िया आपका कंपाउंड बनेगा। क्या बात समझ में आ गई? चलिए इसका जल्दी से जरा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। स्टेटमेंट लिखो इसका फटाफट से। ठीक है, हो गया इतना? क्या हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, क्या बात है तुम्हारी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो आगे बढ़े। ग्रेट। अब मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं, जब आप इस लिथियम ऑक्साइड को, मतलब मोनो ऑक्साइड को पानी के अंदर डिसॉल्व करोगे, तो यहां पर आपको 2 मोल्स ऑफ
LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलेगा। क्या मैंने कुछ गलत लिखा? नहीं, बिल्कुल सही लिखा। जब आप यहां पर सोडियम परऑक्साइड को पानी के अंदर डिसॉल्व करोगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? यहां पर आप लोगों को 2 मोल्स ऑफ NaOH मिलेगा। अब यहां पर क्योंकि तुम्हारे पास में 2 सोडियम है तो 2 सोडियम यहां आ गया, 2 हाइड्रोजन आ गया और 2 ऑक्सीजन आ गया। यहां पर मुझे लगता है एक प्रोडक्ट और मिलेगा, दैट इज H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए मैंने ऐसा लगा दिया और अब यहां पर सब कुछ बैलेंस हो गया। मतलब कि जब आप लोग सोडियम परऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो मिलेगा लेकिन हाइड्रोजन परऑक्साइड भी निकलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मान लो अगर आपके पास में यहां पर सुपर ऑक्साइड है, तो जब आप लोग सुपर ऑक्साइड को पानी के अंदर मिलाएंगे तो आपको एक हाइड्रोक्साइड तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ साथ ऑक्सीजन भी दिखाई देगा। क्या बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? तो 2 2 4 और यहां पर 2 लगा दो 6, तो 6 ऑक्सीजन है, ये हो गया। तो यहां पर 4 हाइड्रोजन लग गए, 2 और 2 4, तो ये हो गया। तो यहां पर तुमको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ऑक्सीजन भी देखने को मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पर क्योंकि आपका पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड दे रहा है, और हम लोग सब जानते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी वजह से इन दोनों को भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। कारण कि जब ये दोनों पानी के अंदर रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडेशन करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना दैट योर सोडियम पेरोक्साइड and all other superoxides are strong oxidizing agent because on treatment with water they produces hydrogen peroxide। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, तो एक पॉइंट आप लोग ये बड़े अच्छे तरीके से नोट करेंगे, इसको स्टार बना के लिखेंगे। दूसरा एक सवाल आता है कि ये जो आपके लिथियम ऑक्साइड की रिएक्शन लिथियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो एंड लेस विगरस मानी जाती है। वहीं पर बाकी की सारी केमिकल रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, इनफैक्ट समटाइम्स इट इज एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजन के साथ होती है और बड़ी विगरस होती है, बड़ी खतरनाक होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो प्यारे बच्चों यहां पर आप लोग जवाब देंगे दैट लिथियम ऑक्साइड जो आपका Li2 होता है हैविंग वेरी हाई लेटाइस इंथैल्पी। अब सर ये लेटाइस इंथैल्पी तो हम भूल गए, हमने थर्मोडायनेमिक्स तो पढ़ा था पर हम तो भूल गए, हमको तो याद नहीं है। तो मैं तुमको याद दिला देता हूं भैया, मैंने अभी सिखाया था कि लिथियम एक छोटा कैटायन है, ऑक्सीजन एक छोटा एनायन है, लिथियम फिर एक छोटा कैटायन है, ऑक्सीजन एक छोटा एनायन है, लिथियम एक छोटा कैटायन है, ऑक्सीजन एक बड़ा एनायन है, लिथियम O डाइनेगेटिव, लिथियम 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 लाइकवाइज। अब जब ये आपस में कनेक्ट हुए तो इन्होंने क्या करा, एक लेटाइस बना लिया। ये इनका एक लेटाइस एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर हो गया। तो अब आप इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को, इस लेटाइस को तोड़ने के लिए आप जो एनर्जी प्रोवाइड करोगे ताकि ये लेटाइस टूट जाए और लिथियम पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन डाइनेगेटिव सेपरेट हो जाए, इससे तोड़ने के लिए आप लोग जो एनर्जी देते हो दैट इज कॉल्ड एज लेटाइस एंथैल्पी। अब जब आपका लिथियम भी छोटा और ऑक्सीजन भी छोटा, तो बात समझना यहां पर छोटे से क्या मतलब है? छोटा मतलब ऑक्सीजन के पास में ज्यादा शेल नहीं है, लिथियम भी छोटा मतलब लिथियम के पास भी ज्यादा शेल नहीं है। अब जिस एटम के पास ज्यादा शेल नहीं होते उसका न्यूक्लियस भले ही प्रोटॉन्स में कम हो लेकिन उसका न्यूक्लियस वेल एक्सपोज्ड रहता है, न्यूक्लियस को बाहर का सब कुछ दिख रहा होता है।
क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर एक पहला शेल होता है जिसमें मात्र 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा शेल इनका वैलेंस शेल हो गया। तो ये न्यूक्लियस वेल कंट्रोल में रखता है सब चीजों को। इनफैक्ट ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस इस लिथियम को और इस लिथियम का न्यूक्लियस इस ऑक्सीजन को बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से पकड़ के रखेगा, बड़ी ताकत से पकड़ के रखेगा। इस वजह से जितना छोटा केटायन और जितना छोटा एनायन होगा उसे तोड़ पाना हमारे लिए उतना मुश्किल होगा, उसे ब्रेक कर पाना हमारे लिए उतना कठिन होगा। इनफैक्ट लिथियम फ्लोराइड LiF तो और मजबूत होता है, क्योंकि फ्लोरीन और छोटा और लिथियम तो छोटा है ही। तो क्या होता है, ये छोटे केटायन और छोटे एनायन होने की वजह से ये इतने मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। जब ये सॉलिड बनाते हैं तो इनका सॉलिड इतना मजबूत होता है कि हमें इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। अब आप क्या चाह रहे हो कि लिथियम पानी के साथ रिएक्ट करके नया कंपाउंड बनाए, तो पहले इसे टूटना होगा, और इसे तोड़ने के लिए काम कौन करेगा? वाटर, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हाई है। तो वाटर इस आयोनिक कंपाउंड को पहले तोड़ेगा, तो वाटर को इसको तोड़ने के लिए बहुत मेहनत लगेगी। बोलेगा टूट जा टूट जा टूट जा टूट जा, धीरे 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 बड़ी मुश्किल से बड़ी मिन्नतों के बाद टूटेगा। फिर इसके टूटने से जो एनर्जी निकलेगी वो वाटर को तोड़ेगी और फिर ये दोनों जुड़ के नया कंपाउंड बनाएंगे। लेकिन जैसे आप जानते हो कि यहां पर सोडियम और पेरोक्साइड का केटायन एनायन बड़ा हो गया, यहां पर पेरोक्साइड और सोडियम पोटेशियम रुबिडियम का भी केटायन बड़ा हो गया और सुपर ऑक्साइड का एनायन बड़ा हो गया। तो ये तो बड़े बड़े हैं। अब बड़े बड़े होने का क्या मतलब है, इनका न्यूक्लियस अंदर छुप गया। आपका रुबिडियम इतना बड़ा एटम है कि उसका न्यूक्लियस बिल्कुल अंदर छुपा हुआ है पावरफुल, लेकिन बेचारा अंदर दबा हुआ, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, वो चाह के भी अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं पकड़ पा रहा, वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को क्या पकड़ेगा, और ऑक्सीजन भी बेचारा दब गया। ये इतने बड़े एनायन में इनके न्यूक्लियस तो अंदर दब गए, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ ले वही बहुत है, सोडियम पोटेशियम को क्या पकड़ेगा। तो यहां पर क्या हुआ, एटम का या केटायन एनायन का साइज बड़ा होने की वजह से इनका अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कंट्रोल थोड़ा कम हो गया। तो ये जिससे जुड़े हैं उसके इलेक्ट्रॉन को क्या बेल आइकॉन पकड़ेंगे, समझ रहे हो बात को, तो ये उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। इस वजह से इसको तोड़ना हमारे लिए आसान है। तो जैसे ये पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड पानी में जाएगा, पानी का डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत हाई है, वो तुरंत इन पर अटैक करेगा और तुरंत इनको तोड़ देगा। तो इतनी जल्दी रिएक्शन होगी, इतनी विगरस रिएक्शन होगी कि ये जल्दी जल्दी होने लग जाएगा। क्या है बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? जल्दी से इस पॉइंट को नोट करो ताकि हम आगे बढ़ सकें। आगे बढ़ो, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? एक पॉइंट मैं आपको और सिखाता हूं। हैव अ लुक एट दिस सुपर ऑक्साइड एनायन। इस सुपर ऑक्साइड के एनायन पर एक नजर डालो। आपको यहां पर ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन फालतू है। तो हमेशा ध्यान रखना दैट ऑल पेरोक्साइड्स, जितने भी आपके पेरोक्साइड होते हैं, आर येलो ऑरेंज इन कलर। इनका कलर क्या होता है? येलो ऑरेंज, ORANGE। दे आर येलो ऑरेंज इन कलर। क्यों? बिकॉज ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप क्लियरली देखो, इनके पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरा ये लोग हमेशा पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। दे आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। आपका जो सुपर ऑक्साइड होता है ये हमेशा पैरामैग्नेटिज्म शो करेंगे, यानी मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे और कलर्ड होंगे। बाकी आपके मोनो ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड ये चीज नहीं शो करते, क्योंकि इनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी पेरोक्साइड होगा वो पैरामैग्नेटिक और येलो ऑरेंज कलर का होगा, समवॉट येलो ऑरेंज कलर का होगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों? पक्की बात? अच्छे तरीके से क्लियर होती है इतनी बात? श्योर? चलो इतना नोट करो, फिर आगे चलते। इतने का पहले स्क्रीनशॉट ले लो यार, जगह भर गई, स्क्रीनशॉट लो। ओके मेरे प्यारे बेटो, बच्चों, गुलगुलो बुलबुलो, यहां तक की बात अगर क्लियर हो गई हो तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां पर गाइस ऑक्साइड से रिलेटेड बात खत्म हो गई। अब थोड़ी सी बात हम लोग हाइड्रोक्साइड से कर लेते हैं। देखो एनसीईआरटी में यहीं तक की बात दे रखी है, एनसीईआरटी में बस यहीं तक की बात दे रखी है, लेकिन कुछ बातें मैं आपको जरूरी बताना समझता हूं,
क्योंकि अगर आप लोग नीट और जेई के बच्चे हो तो आपको यहां से सवाल आने की पूरे चांसेस होते हैं। तो गाइस आप लोगों ने ऑक्साइड्स के बारे में सारी बातें पढ़ ली, कौन सा ऑक्साइड कैसा होता है, सुपर ऑक्साइड कौन बनाता है, परऑक्साइड कौन बनाता है, सुपर ऑक्साइड का कलर होता है तो क्यों होता है, पैरामैग्नेटिक होता है तो क्यों होता है, और तुम्हारा लिथियम ऑक्साइड पानी के साथ इतना स्लो रिएक्शन क्यों करता है, लिथियम ऑक्साइड सिर्फ मोनो ऑक्साइड क्यों होता है, ये सारी बातें हमने पढ़ ली। अब हम लोग यहां पर थोड़ा हाइड्रोक्साइड्स की तरफ चलते हैं। गाइस आप लोगों ने अभी पढ़ा कि अगर आपके पास में M2O2 यानी कि अगर आपके पास में परऑक्साइड है तो आप इसको वाटर के साथ ट्रीट करके 2MOH प्लस H2O2 बना सकते हो, यानी यहां पर आपको हाइड्रोक्साइड मिल गया। दूसरा आपके पास में ऑप्शन है कि अगर आपके पास में MO2 है यानी कि सुपर ऑक्साइड है तो भी आप वाटर के साथ रिएक्ट करके आप यहां पर आपका हाइड्रोक्साइड तो बना सकते हैं, आप यहां पर परऑक्साइड भी बना सकते हैं और इनफैक्ट यहां से आप ऑक्सीजन गैस भी रिलीज कर सकते हैं। लेकिन गाइस एक बात मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये दोनों केमिकल रिएक्शन आर नॉट सूटेबल, आप लिखिएगा इसको, आर नॉट सूटेबल फॉर MOH यानी कि आपका अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स प्रिपरेशन के लिए। हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन के लिए ये दोनों केमिकल रिएक्शन बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती। कारण इसका ये आप लिखेंगे बिकॉज ऑफ हाईली एक्सप्लोजिविटी या बिकॉज दीज रिएक्शंस आर हाईली एक्सप्लोसिव, ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा भयानक और डेंजरस होती है, एक्सप्लोसिव होती है, मतलब इतना कि अगर मिस हैंडलिंग हो जाए तो जो पर्सन कर रहा है उसको हार्म पहुंचा सकती है। हाँ अगर आप चाहें तो नो डाउट आप लिथियम ऑक्साइड का ट्रीटमेंट वाटर के साथ करके लिथियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर कर सकते हो, यानी ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट करके हाइड्रोक्साइड बनाने वाली एकमात्र केमिकल रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, यही वाली है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं Li2O की लेटाइस इंथैल्पी हाई होने की वजह से यह बहुत स्लो रिएक्टिविटी शो करता है वाटर के साथ, इट इज वेरी स्लो रिएक्टिव, ऐसा लिखना चाहिए, इट रिएक्ट्स स्लोली विथ वाटर। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? चलिए ग्रेट। तो यहां पर हमें एक बात तो ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई कि अगर हमारे पास में ऑक्साइड है तो उससे हम लोग हाइड्रोक्साइड नहीं बना सकते सिवाय लिथियम का छोड़ के, ठीक है, क्योंकि लिथियम का लेटाइस इंथैल्पी हाई होता है, भी समझाया इस वजह से, ठीक है। चलो ग्रेट। तो फिर सर हमें बताइए कि हम क्या करें। हे सर कृपया हमें मार्गदर्शन दीजिए, हमें बताइए कि हम कैसे हाइड्रोक्साइड बनाएं। अरे तो बहुत इजी है यार, एक काम करो, मेटल का ट्रीटमेंट कर दो इसके साथ, तो 2OH यहां से MOH बन के बाहर हो जाएगा और एक हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। बस दिस इज द बेस्ट मेथड। मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करो और आपका काम खत्म। तो यहां पर आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, एक आपको लिथियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, एक आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, एक आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, एक आपको रुबिडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, एक आपको सेजियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो यू विल गेट दीज हाइड्रोक्साइड्स। क्या बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? हमेशा ध्यान रखना, दे ऑल आर कलरलेस crystalline solids, they all are colorless crystalline solids, पानी के अंदर vigorously soluble, और we can say they are highly soluble in water, water के अंदर highly soluble है। तीसरी बात, ये सभी OH होने की वजह से they all are basic in nature, they all are basic in nature, इनका नेचर बहुत ज्यादा बेसिक होता है।
चौथा और जरूरी बात, बेसेस विच आर वाटर सॉल्यूबल आर कॉल्ड एज एल्कलीज। तो बेसिकली ये भी बहुत अच्छे अल्कली है, दैट इज दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अल्कलाइन मेटल्स या अल्कली मेटल्स। वाई दे आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स? क्योंकि आपके जो ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं, इनके हाइड्रोक्साइड्स जो कि बेसिक नेचर के होते हैं वो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, इसीलिए इनको अल्कली मेटल्स भी मेरे प्यारे बच्चों बोला जाता है। ध्यान रखना, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। कारण क्योंकि आप लोगों को मैंने इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ाया था कि पानी के अंदर जाते ही Na और OH 100% डिसोसिएट हो जाएगा, K एंड OH 100% डिसोसिएट हो जाएगा, रुबिडियम एंड OH 100% डिसोसिएट हो जाएगा, सेजियम एंड OH 100% डिसोसिएट हो जाएगा। तो दे रैपिडली डिसोसिएट्स into M positive ion and OH negative ion, making them very strong base। इन्हें एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है ये चीज। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? आप कुछ सोच रहे हैं, सर आपने यहां पर लिथियम काहे नहीं लिखा? क्योंकि लिथियम एक छोटा केटायन है और जब ये OH नेगेटिव नाम के एनायन के साथ जुड़ता है, अगेन इसका जो लेटाइस बनता है, इसकी लेटाइस एंथैल्पी भी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। इसीलिए ये पानी के अंदर जाकर एकदम से डिसोसिएट नहीं होता, एकदम से हाइड्रेटेड नहीं होता। क्या बात समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आप ये भी कह सकते हैं दैट इसकी लेटाइस एंथैल्पी बहुत हाई होती है एंड देयरफॉर इट इज वेरी लेस सॉल्यूबल इन वाटर, इट इज वेरी लेस सॉल्यूबल इन वाटर। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा सॉल्यूबल इन वाटर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यानी अगर तुम्हारे पास में लिथियम हाइड्रोक्साइड है तो ये लीस्ट सॉल्यूबल होगा वाटर के अंदर और ये मोस्ट सॉल्यूबल होगा। कारण क्योंकि भाई साहब कैटायन का साइज ये बड़ा हो रहा है, सेजियम एक बहुत बड़ा कैटायन है और OH एक छोटा एनायन है। तो बड़ा कैटायन और छोटा एनायन वैसे भी स्टेबल नहीं होता, तो ये तो वैसे भी टूटना चाहेगा, तो कैटायन एनायन तुरंत अलग हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई परेशानी? ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो पानी के अंदर ज्यादा घुलेगा, जो पानी के अंदर ज्यादा डिसॉल्व होगा, वो उतना ज्यादा अच्छे से OH नेगेटिव छोड़ेगा। इसी का मतलब यह है कि आपका जो CSOH है पानी के अंदर मोस्ट सॉल्यूबल है, देयरफॉर ये मोस्ट बेसिक भी होगा। वहीं पर लिथियम हाइड्रोक्साइड पानी के अंदर लीस्ट सॉल्यूबल है, इसलिए ये लीस्ट बेसिक नेचर का होगा। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है तो आप डेफिनेटली बताएंगे कि लिथियम हाइड्रोक्साइड सबसे लीस्ट बेसिक है और सेजियम हाइड्रोक्साइड मोस्ट बेसिक है। और बेसिक स्ट्रेंथ, आपके कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इस तरीके से ही बढ़ रही है, जिस तरीके से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है उस तरीके से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। क्या ये चीज क्लियर होती है? क्या ये चीज मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है? पक्की बात। चलिए एक लास्ट पॉइंट में यहीं पर लिख देता हूं, 6th पॉइंट, LiOH इज थर्मली अनस्टेबल, इज थर्मली अनस्टेबल। ये छोटा होने की वजह से अगर आप इसे हीट करोगे तो ये थर्मली अनस्टेबल हो जाएगा, और जब आप LiOH को हीट करोगे तो ये Li2O के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो यहां पर मुझे लगाना पड़ेगा 2, Li2 हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन भी हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये केमिकल रिएक्शन काम करेगी। क्या चीज क्लियर हो रही है? क्या इसके अंदर कोई परेशानी? नहीं, यहां पर ये बैलेंस नहीं हुआ है।
2 और 3, यहां पर अगर मैं वाटर लगा दूं तो 2 ऑक्सीजन, 2 लिथियम और 2 हाइड्रोजन। यस, तो जब आप इसको हीट करोगे तो ये लिथियम ऑक्साइड एंड वाटर दे देगा। बाकी सारे रेस्ट ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर थर्मली स्टेबल। जितने भी आपके अलग हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो सब थर्मली स्टेबल होते हैं। यानी कि अगर आप LiOH को छोड़कर NaOH, KOH, RbOH, CSOH को अगर आप पानी के अंदर नहीं, पानी के अंदर नहीं, अगर आप इनको हीट करोगे, अगर आप इनके क्रिस्टल्स को हीट करोगे तो हीट करने पर ये अपने ऑक्साइड और वाटर के अंदर नहीं टूटेंगे। लेकिन लिथियम ऑक्साइड थर्मली अनस्टेबल होता है। तो गाइज यहां पर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की बात खत्म हो गई। तुरंत अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा, हैलाइड्स। अब हमारी लिस्ट में अगला है हैलाइड्स, हम उसकी तरफ चलेंगे, बट पहले इसको जरा छाप लो फटाफट से। डन मेरे प्यारे बच्चों, इज दिस क्लियर टू यू? बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। चलिए ग्रेट। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहला यानी कि ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स वाली बात बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड बाय व्हाट, दैट आर फॉर्म्ड बाय अल्कली मेटल्स आर देयर हैलाइड्स। तो गाइस सेकेंड हेडिंग डालेंगे आप लोग हैलाइड्स, HALIDES, हैलाइड्स। प्यारे बच्चों बहुत सारे हैलाइड्स बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोई भी अल्कली मेटल हैलाइड बनाता कैसे। तो या तो आपके पास में अल्कली मेटल का ऑक्साइड हो, क्योंकि ये सबसे जनरल ऑक्साइड होता है, या तो आपके पास में अल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड हो, या तो आपके पास में अल्कली मेटल का कार्बोनेट हो। या तो सिंपल कौन से फॉर्म में हो, ऑक्साइड फॉर्म में हो, या तो सिंपल हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में हो, या तो वो अपने कार्बोनेट के फॉर्म में हो। क्या करना है, HX के साथ में ट्रीटमेंट कर देना है। किसके साथ में ट्रीटमेंट कर देना है, HX के साथ में ट्रीटमेंट कर देना है। हेलो एसिड क्या बोलते हैं यूजुअली इनको, दे आर कॉल्ड एज हेलो एसिड। जैसे HCl लगा दिया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr लगा दिया तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HI लगा दिया तो हाइड्रोजन आयोडिक यानी हाइड्रोजन आयोडाइड यानी हाइड्रो आयोडिक एसिड लाइकवाइज। तो यहां पर क्या होगा देखिए, यहां से ये M के 2 मोल्स 2X के मोल्स के साथ 2MX यानी आपका मेटल हैलाइड बनाकर क्या बन जाएगा, यहां पर आपका मेटल हैलाइड बन के बाहर हो जाएगा। यहां से 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन को लेकर वाटर बन के बाहर हो जाएंगे। इसका एक एग्जांपल करके बता दूं, चलिए मान लीजिए आपके पास में यहां पर Na2O है, Na2O का आप ट्रीटमेंट कर दो HCl के साथ। चलो तो यहां पर क्या होगा, वाटर बाहर हो जाएगा और 2 मोल्स ऑफ NaCl आपको यहां पर मिल जाएगा। तो यहां पर ये बन गया आपका NaCl। चलिए हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, एक H एक OH के साथ मिलकर अगेन वाटर बन के बाहर, एक X M के साथ मिलकर MX बन जाएगा। चलो यहां पर ट्रीटमेंट कर लेते हैं KOH का HBr के साथ, तो यहां पर KBr बन जाएगा कबीर और H2O बाहर हो जाएगा, यहां पर आपका कबीर बन गया। ठीक है, अब यहां पर देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको 2 लेना पड़ेगा, 2M 2X के साथ 2MX बन के बाहर, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन लेकर वाटर बन के बाहर, 1 ऑक्सीजन लाने के बाद ये बचेगा CO2 तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर। यहां पर चलो एग्जांपल ले लेते हैं अपन Na2CO3 का अपन ट्रीटमेंट कर देते हैं 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ। तो यहां पर क्या होगा, अगेन 2 मोल्स ऑफ NaCl बन जाएगा, H2O बन जाएगा और CO2 बन जाएगा। तो ये हो गई आपके रिएक्शंस। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आपको हैलाइड्स को फॉर्म करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, जितने भी ये हैलाइड्स बनेंगे, these all halides are colorless, crystalline, these all are colorless crystalline solids with high melting point and very high boiling point. Usually
जब ये अपने सॉलिड फॉर्म में होंगे, वी ऑल नो दे आर बैड कंडक्टर्स। लेकिन जब ये अपने मॉल्टन या ये अपने एक्वस फॉर्म में जाएंगे, यानी पानी के अंदर जाएंगे, फ्री आयंस डेवलप होने की वजह से दे बिकम्स गुड कंडक्टर्स। क्या इतनी बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो गए? अगर इतने बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो गए तो फिर हम लोग आगे चल के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैं इसको मिटाने के लिए आगे बढ़ने वाला हूं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए ग्रेट। अब प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मेरे साथ में थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इफ यू गाइस रिमेंबर, मैंने आपको डेल्टा एच एफ नाम की एक टर्म पढ़ाई थी, जिसको हम लोग बोलते थे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि एनर्जी रिलीज्ड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बेसिकली इसको बोला जाता था। यानी जब कभी भी आप किसी एक कंपाउंड को या किसी एक मॉलिक्यूल को फॉर्म करते थे, तो उस मॉलिक्यूल के बनने के बाद जो इंथैल्पी रिलीज होती थी या इंथैल्पी अब्सॉर्ब होती थी, भाई कुछ रिएक्शंस एंडोथर्मिक भी होती होगी, तो जो भी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, एक कंपाउंड बनने के बाद जो भी इंथैल्पी निकलती थी, उसको यूजुअली इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोला जाता था। हाँ, मैंने वहां पर एक बात जरूर बताई थी कि जब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन करेंगे तो जो आप कंपाउंड्स का इस्तेमाल करेंगे, जो आप मॉलिक्यूल बनाएंगे बेसिकली, वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर NaCl बना रहे हो, तो यहाँ पर Na और Cl अपने एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालते हैं, वो इन रिएक्शन से नहीं निकालते। हम लोग यहाँ पर अगर हमें NaCl की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चाहिए, तो हम लोग मेटेलिक सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ NaCl बनाते हैं, ताकि ये जो आपको मॉलिक्यूल मिले, पहली बात एक तो ये प्योर हो, ये भी अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, ये भी अपने एलिमेंटल फॉर्म में है। तो इससे जो एनर्जी निकलेगी वो हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में बताया था कि हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेटल की, यानी कि जब सोडियम अकेला होगा तो उसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगी, और क्लोरीन भी जब अकेला होगा तब उसकी भी कोई इंथैल्पी नहीं होगी। लेकिन जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो जो भी इंथैल्पी आपको नजर आएगी वो आपको NaCl की होगी। तो ये हमने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर देखा था। तो हम लोग ये रिएक्शन से बनने वाले सॉल्ट का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ना निकालते हुए, हमको जो भी सॉल्ट चाहिए उसको हम लोग उसके एलिमेंटल फॉर्म से बना के देख लेंगे। भाई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना कि इस रिएक्शन से NaCl बना है तो वो नमक अलग होगा, और Na और Cl से जो नमक बना होगा वो नमक अलग होगा। नहीं, सॉल्ट सॉल्ट है, NaCl है, कहीं से भी बने, तो हमको तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से मतलब है। तो हमेशा ध्यान रखना, enthalpy of formation is always negative. Enthalpy of formation is always negative in case of metal halides. यानी जब कभी भी कोई भी मेटल हेलाइड बने, कोई भी मेटल हेलाइड बने, चाहे दुनिया का कोई मेटल हेलाइड बन जाए, हमें डरने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा कैसा रखना है? नेगेटिव। नाउ गाइस, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? लॉस। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? लॉस। मतलब जब कभी भी सोडियम और क्लोरीन मिलकर नमक बनाएंगे NaCl, एनर्जी बाहर छोड़ी जाएगी, एनर्जी रिलीज करी जाएगी। जब कभी भी K और I, पोटेशियम और आयोडीन मिलकर पोटेशियम आयोडाइड बनाएंगे, एनर्जी बाहर रिलीज होगी। यानी कोई भी दुनिया का हेलाइड बन जाए, दुनिया का कोई भी हेलाइड बन जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, उसकी आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा कैसी मिलेगी? नेगेटिव। चलिए अब यहां पर हम लोग एक टेबल बना लेते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का। यहां पर हम लिखता हूं सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सेजियम। यहां पर मैं लिखता हूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, चलो फटाफट से हम लोग इसे कंपाउंड बना लेते हैं। यहां क्या बनेगा? LiF, LiCl, LiBr, LiI, NaF, NaCl, NaBr, NaI, KF, KCl, कबीर, की, RBF, RBCl, RBBr, रबी, CSF, CSCl, CSBr, CSI। ठीक है, ये आपके इतने सारे हेलाइड्स इस दुनिया में पॉसिबल है। गाइस, जब कभी भी आप
इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के ट्रेंड्स देखते हो, पहला पॉइंट याद रखना, हम फ्लोरीन का केस ले रहे हैं। लिथियम फ्लोराइड में लिथियम और फ्लोरीन का साइज ऑलमोस्ट बराबर है। लिथियम भी एक छोटा कैटायन है, फ्लोरीन भी एक छोटा कैटायन है, इसलिए इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विल बी मोर नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव होगा, एकदम ज्यादा नेगेटिव होगा। लेकिन जब आप यहां पर NaF देखेंगे, फ्लोरीन का साइज छोटा, सोडियम का साइज बड़ा हो गया, फ्लोरीन का साइज छोटा, पोटेशियम का साइज और बड़ा हो गया, फ्लोरीन का साइज छोटा, रुबिडियम का साइज और बड़ा हो गया, और सेजियम का साइज और ज्यादा बड़ा हो गया। तो क्या होगा, फ्लोरीन जब डाउन द ग्रुप रिएक्शन करेगा तो उसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लेस नेगेटिव होता जाएगा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के नेगेटिव होने का क्या मतलब है, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा मतलब उतनी ज्यादा इसने एनर्जी छोड़ी होगी, उतनी ज्यादा इसने एनर्जी रिलीज करी होगी, और जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करी होगी ये उतना ज्यादा स्टेबल कहलाया होगा। मतलब कि लिथियम और फ्लोरीन की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मोर नेगेटिव होने का मतलब है ये बहुत ज्यादा स्टेबल लेटाइस बनाया। और बिल्कुल सही बात है, लिथियम और फ्लोरीन दोनों छोटे छोटे हैं तो यार स्टेबल लेटाइस तो बनेगा, लेकिन इसकी वैल्यू लेस नेगेटिव होने का मतलब क्या है, ये स्टेबल लेटाइस नहीं बना पा रहा है क्योंकि सेजियम का साइज, सेजियम कैटायन का साइज बहुत बड़ा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है। तो फ्लोरीन वाले केस में जब कभी भी आप ग्रुप 1 में डाउन द ग्रुप चलोगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विल बिकम लेस नेगेटिव। क्या बात समझ में आ रही है, क्या यह चीज क्लियर हो रही है? लेकिन बाकी सब वाले केसेस में, जैसे क्लोरीन के केस में आप देखोगे, ब्रोमीन के केस में आप देखोगे, या आयोडीन के केस में आप देखोगे, इन तीन के केस में देखोगे तो क्या हो रहा है, यहां पर उल्टा हो गया। यहां पर क्या उल्टा हो गया, यहां पर क्लोरीन नाम का एनायन बड़ा हो गया, ब्रोमीन नाम का एनायन और बड़ा हो गया, और आयोडीन नाम का एनायन और बड़ा हो गया। अब यहां पर एक बड़ा एनायन एक छोटे कैटायन से जुड़ा है, यहां पर एक बड़ा एनायन एक छोटे कैटायन से जुड़ा है, यहां पर भी एक थोड़ा बड़ा एनायन एक छोटे कैटायन से जुड़ा है। लेकिन जब ये नीचे की ओर बढ़ेंगे तो यहां पर कैटायन बड़ा होता जा रहा है, जब ये नीचे की ओर बढ़ेंगे तो कैटायन भी इनके इक्विवेलेंट होता जा रहा है, जब ये नीचे की ओर बढ़ेंगे तो कैटायन भी बड़ा होता जा रहा है। तो अब यहां पर क्योंकि एनायन बड़ा बन रहा है, एनायन तो ऑलरेडी बड़ा है भाई, क्लोरीन बड़ा है, उससे बड़ा ब्रोमीन, उससे बड़ा आयोडीन, तो क्योंकि यहां पर एनायन बड़ा है, नीचे जाते वक्त नीचे जाते वक्त नीचे जाते वक्त कैटायन भी बड़ा हो रहा है। तो बड़े कैटायन को बड़ा एनायन स्टेबलाइज कर सकता है या बड़े एनायन को बड़ा कैटायन स्टेबलाइज कर सकता है। तो क्योंकि यहां पर लिथियम एक छोटा कैटायन है, ये आयोडीन, ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ उतना स्टेबल और उतना मजबूत लेटाइस नहीं बनाएगा। अब क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, क्या ज्यादा एनर्जी छोड़ेगा? नहीं, क्योंकि ज्यादा स्टेबल नहीं हो रहा है इसलिए ज्यादा एनर्जी नहीं छोड़ेगा, तो लेस नेगेटिव। लेकिन जब आप नीचे आते जाओगे, जैसे सेजियम और आयोडीन दोनों बड़े बड़े हैं, सेजियम और ब्रोमीन दोनों बड़े बड़े हैं, सेजियम और क्लोरीन फिर भी एप्रोप्रिएट साइज है क्लोरीन का, इसीलिए आपको ये देखने को मिलेगा कि डाउन द ग्रुप इन केस ऑफ Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बिकम्स मोर नेगेटिव मेरे प्यारे गुलगुलो, इट विल बिकम मोर नेगेटिव। क्या बात समझ में आ गया, समझ में आ रही है? गब्बर, मुझे गब्बर चाहिए, ठीक है, समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत? तो ये दो ट्रेंड आपको याद रखना है, पहला ट्रेंड ये, दूसरा ट्रेंड ये। देख लो, पहले इसको आराम से देख लो, समझ लो, कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई बात नहीं है, अपना ही घर है, अपना ही घर समझो, अपना ही बड़ा भाई समझो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, चकाचक काम है, ठीक है?
पक्की बात, ये ट्रेंड देख लो ताकि मैं इसको मिटा सकूं। फिर मैं आपको दूसरा ट्रेंड समझाऊंगा ना, इसको इसलिए मिटा रहा हूं क्या कि दूसरा ट्रेंड समझा सकूं। अभी आप एक फ्लोरीन को लेकर अलग अलग मेटल के साथ डील किए, क्लोरीन को लेकर अलग अलग मेटल के साथ डील किए, ब्रोमीन को लेकर अलग अलग मेटल के साथ डील किए, आयोडीन को लेकर अलग अलग मेटल के साथ डील किए। अब हम क्या करने वाले देखो, अब हम लोग एक मेटल को रख के अलग अलग हेलोजन के साथ डील करेंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अलग 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 अलग, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं LiF, LiCl, LiBr और LiI की। तो प्यारे बच्चों, जब आप सेम मेटल रखकर अलग अलग हेलोजन की तरफ बढ़ रहे हो, मतलब यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लाइकवाइज, तो प्यारे बच्चों यहां पर आप खुद फील करो, लिथियम का साइज छोटा, फ्लोरीन का साइज छोटा, तो नो डाउट यहां पर भी मोर नेगेटिव आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मिलेगी और यहां पर लेस नेगेटिव इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। सेम केस आपको यहां भी देखने को मिलेगा, सेम केस यहां भी देखने को मिलेगा, सेम केस यहां भी देखने को मिलेगा, सेम केस आपको यहां भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर आपका जवाब बदल जाएगा, यहां पर आपका जवाब बदल जाएगा। यानी इन सभी केसेस में जब आप आयोडीन की तरफ चलोगे तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विल बिकम लेस नेगेटिव, और जब आप लोग इनिशियल पॉइंट पर रहोगे तो आपका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज मोर नेगेटिव। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक है कि आपका जो फ्लोरीन है भले ही ये छोटा है बट इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो भाई साहब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये इस मेटल पर ज्यादा जोरदार अटैक करेगा, पूरी ताकत से अटैक करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन को इतनी ताकत से अपने पास खींच लेगा, इतना ज्यादा इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा कि इतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी जिसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इट इज हाईली अनस्टेबल। ये जब एक इलेक्ट्रॉन की तलाश में भटकेगा तब तो ये बहुत अनस्टेबल होगा। वहीं पर अगर आप आयोडीन की बात करें तो आयोडीन इनके केस में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एंड इट इज नॉट मच अनस्टेबल, उतना ज्यादा अनस्टेबल नहीं होता क्योंकि इसका न्यूक्लियस तो बेचारे का अंदर दब गया है, इसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं पकड़ पा रहा है। तो ये लिथियम के या सोडियम के या पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम के इलेक्ट्रॉन को क्या पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा। इसलिए क्या होगा, जब आप लोग एक ही मेटल को रखकर अलग अलग हेलोजन के साथ में रिएक्ट करोगे तो भले ही सोडियम हो, लिथियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो या सेजियम हो, अगर वो फ्लोराइड बना रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना आपके फ्लोराइड की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा मोर नेगेटिव होगी। फिर उसके बाद आपके जितने भी क्लोराइड्स हैं उनकी आएगी, फिर उसके बाद आपके जितने भी हैं ब्रोमाइड्स उनकी आएगी और सबसे कम आपके आयोडाइड्स की आएगी। तो यहां पर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और ऊपर से नीचे आते वक्त क्योंकि सब में हेलोजन कॉमन है, तो अगर हेलोजन कॉमन है तो भाई सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, फ्लोरीन है ना, तो यहां पर फिर हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज ऑफ केटायन और साइज ऑफ एनायन कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि अब यहां पर मेटल सेम है, यहां पर आपका केटायन जो है वो सेम है, हेलोजन बदल रहा है, तो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो, तो क्या ट्रेंड सिखाया? फ्लोरीन वाले केस में लिथियम से सेजियम की तरफ जाते वक्त इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लेस नेगेटिव हो जाता है, कारण फ्लोरीन का साइज छोटा होना और केटायन का साइज बड़ा होना, अनस्टेबल लेटाइस बनने की वजह से। बाकी क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड्स के अंदर नीचे जाते वक्त इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी मोर नेगेटिव हो जाती क्योंकि इनके केटायन का साइज बढ़ जाता है। तो स्टेबल केटायन, बड़ा केटायन इन बड़े एनायंस के साथ एक अच्छा स्टेबल लेटाइस बनाएगा। लेफ्ट से राइट का ट्रेंड क्या पड़ा? अब जब तुम्हारा मेटल कॉमन है, मेटल कॉमन है, मेटल कॉमन है, लेकिन तुम्हारे हेलोजन का साइज, मतलब तुम्हारे हेलोजन बदल रहा है, तो यहां पर लिथियम 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 सभी लिथियम है, तो यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पर ध्यान देंगे।
ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ज्यादा बड़ा भिखारी, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी रखेगा, ताकत से बॉन्ड बनाएगा ना। और ये कमजोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कमजोर एटम है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, तो इसका बॉन्ड कमजोर बनेगा, तो ये वीक लेटाइस बनाएगा। तो यहां से यहां आते वक्त भले ही फ्लोरीन हो, भले लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो या सेजियम हो, आपकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लेस नेगेटिव ही होती जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या बात समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों? कोई परेशानी, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? इतना लिख लिया आप लोगों ने, क्या मैं इसे रब कर सकता हूं? चलिए बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। देखो भाई, सीधी सी बात है कि जितने भी आपके फ्लोराइड्स होंगे, जितने भी आपके फ्लोराइड्स होंगे, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। फिर क्लोराइड्स, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम हो गई। फिर ब्रोमाइड, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम हो गई। और आयोडाइड, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम हो गई। तो ये ट्रेंड आपके मेल्टिंग पॉइंट का एंड आपके बॉइलिंग पॉइंट का भी चलेगा। दिस ट्रेंड विल बी फॉर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो। क्या बात समझ में आ गई? क्योंकि फ्लोराइड्स की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इट विल ऑलवेज फॉर्म अ स्ट्रॉन्गर इंटर, जिसको होना चाहिए स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन कैटायन और एनायन। आपका फ्लोराइड नाम का एनायन कैटायन के साथ पूरी ताकत से बॉन्ड बनाएगा, पूरा जोरदार तरीके से बॉन्ड बनाएगा, लेकिन आयोडाइड उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाएगा, इसलिए इसको मेल्ट करना भी आसान होगा। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताता हूं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के अंदर इनकी पोलैरिटी भी डिपेंड करेगी। जैसे मान लो आपके पास में NaF है, तो यहां पर फ्लोरीन पर पूरी तरीके से -1 चार्ज और यहां पर +1 चार्ज है। अब क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जब इसके पास में दूसरा NaF का मॉलिक्यूल आएगा, तो यहां पर फ्लोरीन अपने पड़ोसी सोडियम के साथ भी तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? लेकिन अगर मेरे पास में NaI है, तो I के ऊपर -1 चार्ज जरूर है, लेकिन आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से वो दूसरे सोडियम के साथ उतनी अच्छी इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा जितनी NaF बना पाएगा या जितना आपका फ्लोराइड बना पाएगा। इसलिए इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है। क्या बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? पक्की बात? इतना नोट किया? डन? पक्का? अच्छे से क्लियर हो गई ये बात? चलो बहुत बढ़िया। अब इसकी लास्ट बात डिस्कस कर लेते, फिर हम इसको बोलेंगे टाटा। सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अगर ये बात पूछी जाए आपसे कि भाई साहब इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, तो ये तो हंसने वाली बात है। भाई जो चीज आयोनिक नेचर की है वो तो वाटर में सॉल्युबल हो गए। तो आप इसके अंदर लिखेंगे दैट ऑल हेलाइट्स आर सॉल्युबल इन पानी। सभी वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट दो लोग, एक तो आपका लिथियम फ्लोराइड और एक आपका सेजियम आयोडाइड। अब देखो ये दो एक्सट्रीम कोने हो गए, एक सबसे छोटे कैटायन और सबसे छोटे एनायन के साथ बन रहा है, और एक सबसे बड़े कैटायन और सबसे बड़े एनायन की वजह से बन रहा है। ये वाटर के अंदर लीस्ट सॉल्युबल होता है और ये भी वाटर के अंदर लीस्ट सॉल्युबल होता है। तो इनकी वाटर के अंदर इतनी कम सॉल्युबिलिटी होने का रीजन क्या है, हमें यह जानना है। देखो हम लोग सब जानते हैं कि छोटा कैटायन और छोटा एनायन इतना टाइटली जुड़ेंगे, इनका लेटाइस इतना ज्यादा मजबूत होगा कि उसे ब्रेक करना हमारे लिए मुश्किल है। अब जब ये पानी में जाएंगे तो पानी इस लिथियम को और इस फ्लोराइड को अलग करना चाहेगा, Li पॉजिटिव और F नेगेटिव को अलग करना चाहेगा, लेकिन ये इतने मजबूती से जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे हैं तो इतने मजबूती से जुड़े हुए हैं कि वाटर को इनको ब्रेक करने में बहुत मुश्किल होगी, बहुत परेशानी होगी। इसीलिए ये वाटर के अंदर धीरे धीरे सॉल्युबलाइज होते हैं, धीरे धीरे सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। तो ड्यू टू, क्या लिखेंगे आप, ड्यू टू वेरी हाई लेटाइज इंथैल्पी।
इसकी लेटाइज इंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से ये वाटर के अंदर लीस्ट सॉल्युबल है। तो यार सेजियम और आयोडीन का साइज तो बहुत बड़ा होता है, तो इनका लेटाइज तो कमजोर होना चाहिए, ये तो इंस्टेंटली डिसॉल्व हो जाने चाहिए। फिर ये क्यों डिसॉल्व हो रहे हैं? बेटा पानी के अंदर डिसॉल्व होने के लिए सिर्फ लेटाइज इंथैल्पी ही जरूरी नहीं है, एक चीज और जरूरी है, दैट इज योर हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होती है? मैंने आपको सिखाया था, जब ये सेजियम और ये आयोडीन पानी के अंदर जाएगा तो आप लोग जानते हो कि सेजियम एक बहुत बड़ा कैटायन है और आयोडीन भी एक बहुत बड़ा एनायन है। तो सेजियम का न्यूक्लियस और आयोडीन का न्यूक्लियस इतना अंदर दब गए हैं, इतने अंदर गड़ चुके हैं कि ये न्यूक्लियस सेजियम का आयोडीन के इलेक्ट्रॉन्स को और ये न्यूक्लियस आयोडीन का सेजियम के इलेक्ट्रॉन्स को कि बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल भी पकड़ नहीं पा रहा है। तो यहां पर ये जो बॉन्डिंग बनी है ये बहुत कमजोर है। इस वजह से इस सेजियम पर जो पॉजिटिव चार्ज है और इस आयोडीन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो इतना ज्यादा नहीं है जितना एक आयोनिक कंपाउंड के अंदर होना चाहिए। तो अब जब वाटर का ऑक्सीजन इसके पास में आएगा जिस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, वो बोलेगा कि यार सेजियम पॉजिटिव है पर उतना नहीं है जितना मुझे चाहिए, तो ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो नहीं करेगा। वहीं आपके वाटर के हाइड्रोजन आएंगे जिन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, वो इस आयोडीन को देखेंगे और बोलेंगे यार इस आयोडीन के पास में कोई इतना ज्यादा मजबूत नेगेटिव चार्ज नहीं है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? और इस वजह से सेजियम आयोडाइड के मॉलिक्यूल को या आपके वाटर के मॉलिक्यूल इतना ज्यादा हाइड्रेट नहीं करेंगे। अब अगर ये ऑक्सीजन इस सेजियम को अपनी ओर नहीं खींचेगा या हाइड्रोजन इस आयोडीन को अपनी ओर नहीं खींचेंगे तो इनका बॉन्ड कैसे टूटेगा? तो यहां पर हाइड्रेशन इंथैल्पी इज वेरी लेस इन केस ऑफ सेजियम आयोडाइड। सेजियम आयोडाइड के केस में हाइड्रेशन इंथैल्पी कम होने की वजह से ये लेस सॉल्युबल होते हैं। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? क्या ये चीज क्लियर हो गई? पक्की बात, ध्यान से इसको देख लो ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि ये वाटर के अंदर लेस सॉल्युबल है तो यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर देखा गया कि ये एसीटोन, एसिटल्डिहाइड जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होता है। LiF इज सॉल्युबल इन एसीटोन और एसिटल्डिहाइड लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये बहुत अच्छा डिसॉल्व होता है। और इसका जवाब आप जानते हो, केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर के अंदर मैंने फजांस रूल पढ़ाया था और फजांस रूल में मैंने सिखाया था कि लिथियम का कैटायन छोटा होने की वजह से इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो आयोनिक नहीं होता, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, ये आयोनिक कम और कोवेलेंट ज्यादा हो जाता है। और अगर ये कोवेलेंट है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होना बनता है। ठीक है, चलिए तो हैलाइट्स तक नोट कर लीजिए। इसके आगे की बात जो हमारा थर्ड टॉपिक है दैट इज सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, वो अपन फटाफट से इसको रब करे कंटिन्यू करेंगे। फिर एनोमेलस बिहेवियर, डायगोनल रिलेशनशिप और तुम्हारा ग्रुप 1 कंप्लीट। नोट करो प्यारे बच्चों। चलो मेरे प्यारे गुलगुलो, ओके तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? चलिए अब एक लास्ट चीज पढ़ के हम इस चैप्टर के इस टॉपिक को अंतिम विदाई देंगे। फिर हम लोग एनोमेलस बिहेवियर और डायगोनल रिलेशनशिप तो यूं पढ़ लेंगे, यूं और फिर ग्रुप 2 और बस ग्रुप 2 को खत्म करके जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ग्रेट, चलो तो मेरे प्यारे बच्चों यस तीसरा दैट इज सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। नाउ गाइस ऑक्सो एसिड्स पढ़ने से पहले मैं आपको बता तो दूं कि ऑक्सो एसिड होता क्या है। ई का बलाबा, ई ससुरा का बा। तो देखो बेटा ऑक्सो एसिड्स का मतलब होता है ऐसे एसिड्स that can या that have
hydroxyl group attached, that have hydroxyl group attached with them and have capacity to donate a proton. ऐसे एसिड्स को ऑक्सो एसिड बोलते हैं. चलो ये तो डेफिनेशन हो गई कि भैया वो एसिड जिनके पास में हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोले तो OH ग्रुप अटैच होता है, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके सेंट्रल एटम से अटैच होता है और इसके पास ताकत होती है प्रोटॉन छोड़ने की. चलिए इसको और डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास में कार्बन है. नाउ गाइस, इस कार्बन के पास में दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस होनी चाहिए. ये जो मैंने ऑक्सो एसिड की एक कंडीशन बताई, ये एक कंडीशन है. यहां पर एक ऑक्सो ग्रुप भी होना चाहिए. ऑक्सो ग्रुप का मतलब होता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. तो एक ऐसा एसिड जिसमें आपके सेंट्रल एटम से एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हो और इसी सेंट्रल एटम से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ा हुआ हो. तो ये जो मैंने आपके सामने मॉलिक्यूल बनाया है, इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं H2CO3, यानी इसको बोला जाता है कार्बोनिक एसिड. कौन सा एसिड? कार्बोनिक एसिड. तो यहां पर आप देखो, यहां पर आपके सेंट्रल एटम से एक डायरेक्टली डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है और इससे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी जुड़े हुए हैं. सो बेसिकली ये ऑक्सो एसिड की कैटेगरी में आ जाता है. देखो मैं आपको और एग्जांपल बताता हूं. लाइक मान लीजिए आपके पास में सल्फर है, यहां पर एक डबल बॉन्ड O लगा दिया, यहां पर एक OH लगा दिया, यहां पर एक OH लगा दिया और यहां पर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और आ गया. तो बेसिकली इसके अंदर क्या हुआ, आपके सेंट्रल एटम से दो ऐसे ग्रुप अटैच हो गए जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, मतलब आपका ऑक्सो ग्रुप अटैच हो गया. और एसिड के लिए आपके पास में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये भी ऑक्सो एसिड की कैटेगरी में आ गया. इसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड. समझ में आ रहा है गुलगुलो? अच्छा, मान लो आपके पास में फास्फोरस है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH एंड H. यहां पर भी फास्फोरस से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच्ड है, यानी आपका ऑक्सो ग्रुप अटैच्ड है. उसी फास्फोरस से आपका OH भी अटैच्ड है, मतलब ये भी आपका क्या हो गया? ऑक्सो एसिड की कंडीशन में आ गया. दैट इज H3PO4. 1 2 3 नहीं, दिस इज H3PO3. क्या बात समझ में आ रही है? अगर आपके पास में फास्फोरस है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, OH, तो ये बन गया आपका H3PO4. ये भी आपका ऑक्सो एसिड की कैटेगरी में आ गया. नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, ये भी आपका नाइट्रिक एसिड HNO3, ये भी आपकी ऑक्सो एसिड की कैटेगरी में आ गया. तो ये सारे ऑक्सो एसिड कहलाते हैं. मतलब ऐसे एसिड जिसमें सेंट्रल एटम से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो और एटलीस्ट एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो इसे बोलते हैं ऑक्सो एसिड. अब यहां पर ध्यान रखना, ये कितने प्रोटॉन छोड़ सकता है? जितने OH है, ये 2 प्रोटॉन छोड़ सकता है. ये कितने प्रोटॉन छोड़ सकता है? इसके पास में क्योंकि 2 OH है तो ये 2 प्रोटॉन छोड़ सकता है. भले फॉर्मूले में तुमको 3 हाइड्रोजन दिख रहे हो, लेकिन स्ट्रक्चर में तो 2 OH है, इसलिए 2 प्रोटॉन. ये कितने प्रोटॉन छोड़ सकता है? 2 प्रोटॉन. ये कितने प्रोटॉन छोड़ सकता है? यहां पर स्ट्रक्चर फॉर्मूले में भी 3 है, लेकिन जब आप स्ट्रक्चर देख रहे हो तो भी 3 OH है, मतलब ये 3 प्रोटॉन छोड़ेगा. ये कितने प्रोटॉन छोड़ेगा? ये 1 प्रोटॉन छोड़ पाएगा. कारण क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में 1 OH है, तो इन्हें बोला जाता है ऑक्सो एसिड. बोलो पहले, ऑक्सो एसिड समझ में आया? पक्की बात? और मेरा प्यारे गुलगुलो, क्या ये चीज समझ में आई? हा. चलो बहुत बढ़िया. तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. नहीं लिया था तो पीछे जाके ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट. धर्म जी, स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, अब मैं क्या करूं? बेटी तू जाके
स्क्रीनशॉट ले ले। चलो बसंती, चलो आगे बढ़े। नाउ क्या होता है जब कभी भी आपका अल्कली मेटल इन ऑक्सो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पर सोडियम उठा लिया और सोडियम का ट्रीटमेंट आपने H2CO3 के साथ कर दिया। समझ में आ रही बात आपको? तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर नो डाउट Na2CO3 बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। अगर मान लो यहां पर आपने पोटेशियम का ट्रीटमेंट H2SO4 के साथ कर दिया, तो यहां पर भी K2SO4 बनेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपको यहां पर सॉल्ट मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यह समझना है कि ये जो सॉल्ट बन रहा है, तो आप यहां पर लिखेंगे सॉल्ट्स दैट आर फॉर्म्ड बाय ऑक्सो एसिड्स एंड अल्कली मेटल्स, यानी अल्कली मेटल्स और ऑक्सो एसिड्स के द्वारा जो सॉल्ट बनाई जा रही है, इनकी क्या खासियत है? इनकी खासियत है दे आर हाईली थर्मली स्टेबल। एक तो भैया ये थर्मली बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, दे आर थर्मली स्टेबल। दूसरा, they are very easily soluble in water. Usually they are colorless crystalline solid. यूजुअली ये लोग कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, अब देखो एक बात मैं आपको और बताता हूं, यहां पर हम एक बात और डिस्कस करेंगे। यहां पर एक बात देखिएगा कि यहां पर आपका मेटल कार्बोनिक एसिड के साथ मिलकर सिर्फ कार्बोनेट्स ही नहीं बनाता, कई बार यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व कि यहां पर Na के 2 मोल्स H2CO3 के साथ कंबाइन होकर 2 मोल्स ऑफ NaHCO3 बना लेते हैं। यानी कि आप इसको क्या बोलेंगे? बायकार्बोनेट्स। क्या बोलेंगे? बायकार्बोनेट्स। क्या चीज क्लियर हो रही है? तो यहां पर ध्यान रखना कि आपके जो अल्कली मेटल्स होते हैं दे कैन फॉर्म कार्बोनेट्स एंड दे कैन ऑल्सो फॉर्म बायकार्बोनेट। तो हमेशा ध्यान रखना एज कंपेयर्ड टू अदर ऑक्सो एसिड सॉल्ट्स, आपके जो कार्बोनेट्स होते हैं एंड आपके जो बायकार्बोनेट्स होते हैं, या इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी लिखा जाता है। तो आपके जो कार्बोनेट्स और आपके जो बायकार्बोनेट्स होते हैं दे आर मच हायर स्टेबल, या दे आर हायर स्टेबल। और यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग थर्मली स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। क्या यहां तक का पॉइंट क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों? क्या यहां तक किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो कार्बोनेट है या ये जो बायकार्बोनेट है, देखो CO3 डाई नेगेटिव या यहां पर HCO3 नेगेटिव, ये दोनों बल्की एनायंस हैं, ये दोनों बल्की एनायंस है, बड़े बड़े एनायन है। तो जब आप लोग डाउन द ग्रुप जाओगे, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, मतलब जब आप लोग लिथियम पॉजिटिव से सोडियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव से पोटेशियम, पोटेशियम से रुबिडियम और रुबिडियम से सेजियम पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हो, सो एज द साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, एंड हम लोग सब जानते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो सेजियम का एटॉमिक साइज बढ़ जाने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाती है। व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी? इलेक्ट्रॉन को छोड़ देने की इच्छा। इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना कितनी आसानी से? तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो सेजियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस। बड़ा एनायन बड़ा कैटायन, समझ रहे हो? बड़ा एनायन बड़ा कैटायन, कैटायन इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, एनायन इजीली इलेक्ट्रॉन ले रहा है,
तो यहां तो बल्ले बल्ले हो गई। तो एज द साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस इन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस, देयर स्टेबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके पास में Li2CO3 है और अगर आपके पास में Na2CO3 है तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ऑब्वियसली Li2CO3 छोटा है, Na2CO3 बड़ा है, इसलिए Na2CO3 ज्यादा स्टेबल होगा। Na2CO3 स्टेबल होगा कि K2CO3? तो ऑब्वियसली K2CO3 ज्यादा स्टेबल होगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इज दैट वेरी मच क्लियर टू यू गुलगुलो? ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बस एक पॉइंट सिखाऊंगा जो एग्जाम में पूछा जाता है, जिस पर सवाल आता है, बस वो पॉइंट हम लोग सीखेंगे। फिर हम लोग एनोमेलस बिहेवियर, एनोमेलस प्रॉपर्टी वाले पार्ट की तरफ बढ़ चलेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो गाइस जो पॉइंट मैं सिखा रहा हूं बस आप लोग ये नोट करेंगे कि जो आपका लिथियम कार्बोनेट होता है, इस पर क्वेश्चन आता है दैट लिथियम कार्बोनेट क्या थर्मली स्टेबल होता है? तो आप बोलेंगे नो। क्या थर्मली स्टेबल होता है? तो आप जवाब देंगे नो। इसके पीछे क्या कारण है? एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ लिथियम एंड एक्सट्रीमली लार्ज साइज ऑफ कार्बोनेट आयन। तो ये Li2CO3 क्या करता है? ये छोटा कैटायन और बड़ा एनायन होने की वजह से अगर इसको हीट मिलती है तो ये क्या करता है? ये टूट जाता है लिथियम मोनोऑक्साइड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देता है। क्योंकि अभी इस कंडीशन में Li पॉजिटिव और CO3 डाई नेगेटिव में जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर है, इनका लेटाइस कमजोर है। लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि लिथियम पॉजिटिव और O डाई नेगेटिव का बॉन्ड कितना स्ट्रांग होता है। तो ये लेस स्टेबल से हाई स्टेबल चला गया। तो क्या करता है ये लिथियम कार्बोनेट बीइंग लेस स्टेबल decomposes into a more stable, it decomposes into a more stable compound that is उसका ऑक्साइड, that is ऑक्साइड। क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और सीख ले। चलिए, आपका जो लिथियम बाइकार्बोनेट होता है, मैंने क्या सिखाया? जितने भी सॉल्ट हैं ऑक्सो एसिड या अल्कली मेटल के, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। लेकिन बस एक ही होता है नमूना आपका लिथियम बाइकार्बोनेट जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। बस ऐसे शॉर्ट नोट्स अगर आप लोगों ने लिख लिए कॉपी में, बस मजा आ गया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी तो पढ़ी जाती है। क्या बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? तो चलो यहां तक इसको नोट कर लो। अब हम लोग फटाफट से आगे चलते हैं और किस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं? एनोमेलस बिहेवियर और डायगोनल रिलेशनशिप। फिर आपका ग्रुप 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। नाउ यू डोंट हैव टू ओपन एनसीईआरटी, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। बस वीडियो देखो, एक बार एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करो, काम खत्म। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो प्यारे बच्चों।